जो है कौन सुनेगा रिंदों की फरियाद हिलाल, तेरी कहानी तेरा फसाना तेरे पास। वाह 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 वाह। हम जानते हैं कि लोग इस तरह की बात हमसे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं जी। और हकीकत ये है कि एक फनकार की हैसियत से अगर इसको हम बना करके बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो फनकार नहीं है। जी जो हकीकत है, सही। हकीकत बयानी से ही काम लेना चाहिए किसी भी फनकार को। एक मतलब हम लोगों ने मुशायरा किया था, ऑल इंडिया मुशायरा, आपको मालूम होगा। जी कॉलेज में। हाँ कॉलेज में किया था। तो बहुत बड़े बड़े। हाँ वो बड़े बड़े लोग उसी में। जी। उसके के बाद जो बड़ा मुशायरा हमने किया था वो आपको टिकारी में। टिकारी में। जी। तो उसमें बड़ी पुजिराई हुई थी। उस वक्त हमने वो एक नज़्म लिखा था, कहूँ मैं कैसे देश महान ये मेरा भारत हिंदुस्तान, रात हो जय जयकार नजाते पाजुबार। ये गोद उठा लेती थी, आंचल में छुपा लेती थी, और जब कभी बर्फ चमकती थी मेरे आंगन में, माँ मुझे अपने कलेजे से लगा। वाह वाह क्या बात जी। खैर में शर तलाश करते हैं और आग पहले तो लगा देते हैं, फिर समुद्र तलाश करते हैं। वाह जी। कि हमने हर तरह की किताब पढ़ी है जी। हद तो यह है कि रामायण महाभारत भी बचपन में बहुत पढ़ा है। अच्छा। मुताले के लिए गाते भी थे। गाते थे। अच्छा। गाते भी थे, आप बहुत अच्छी आवाज में गाते थे। बल्कि ये कहिए कि हमारे हम उम्र जो साथी थे वो हमको जूनियर मोहम्मद रफी कहते थे। अच्छा। और जहां हम बाहर निकलते तो कहते यार ये वाला सुनाओ, वो वाला सुनाओ। बैठक में हमारे जो साथी वगैरह मिलने जुलने वाले थे, ये सब बाअदब लोग थे, पढ़े लिखे। जी। उन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना सोहबत का असर भी। हाँ, इस सोहबत का बहुत बड़ा असर रहता था। उसमें एक दो शायर भी हुआ करते थे जो हमको और भी चाहते थे कि हाँ यार तुमसे हो जाएगा कभी। खैर उन लोगों के कहने में जुस्तजू करते रहे कि हमको बीच भर मझधार में ला करके छोड़ दिया है। इतना लिख भी चुके। खैर लेकर नावक साहब के पास गए तो थरथराते हुए गया कि नावक साहब नहीं क्या करेंगे, लेकिन खैर डांट सुनना पड़ेगा। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हिलाल हमजापुरी साहब। हिलाल हमजापुरी जिनकी किताब हमारे हाथ में है आईना, इनकी गज़ल का मजमुआ है और ये साहिब किताब भी हैं। हिलाल हमजापुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अदब की दुनिया में लोग खूब पहचानते हैं। इनके जो तख्लीकात हैं वो अदबी रिसालों में, अखबारों में शाया भी होते रहते हैं, रेडियो स्टेशन पर भी इनके प्रोग्राम हो चुके हैं। और जो अदबी महफिल है, मुशायरे में भी ये बहुत अपने कलाम पेश करते रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से सेहत की वजह कर थोड़ी चराग में रोशनी कम हुई है। फिर भी चाहते हैं अपने नाज़रीन के लिए, जो लोग हिलाल हमजापुरी साहब को जानते हैं, पहचानते हैं, हम चाहते हैं कि आपको इनसे रूबरू कराएं, कुछ इनके दिल की बातें, कुछ यादें, कुछ कहानियाँ। और आईना जो इनकी मजमुआ है हिलाल हमजापुरी साहब के, इस आईने में इनके जज्बात हैं, इनके एहसासात हैं, इनके तजुर्बात हैं, इनके ख्यालात हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। सर आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। शुक्रिया। ये शायरी की दिलचस्पी कैसे आई आपके अंदर, कैसे शौक हुआ कि हमको कुछ लिखना पढ़ना चाहिए? देखिए हम जानते हैं कि लोग इस तरह की बात हमसे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। जी। और हकीकत ये है कि एक फनकार की हैसियत से अगर इसको हम बना करके बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो फनकार नहीं है। जी। जो हकीकत है, सही, हकीकत बयानी से ही काम लेना चाहिए किसी भी फनकार को। तो दरअसल मामला ये है कि पढ़ने लिखने में हम शुरू से बहुत कमज़ोर रहे। आज अगर हमसे कोई मैट्रिक की भी सनद मांगे तो मैं दिखाने से कासिर हूँ, लेकिन आपकी दुआओं और किताबों, अखबारों, रसालों और हर तरह की किताबों का
मुताला हमेशा हमारा है। घरेलू तालीम कुछ रही जिसकी वजह से उर्दू वगैरह हिंदी वगैरह पढ़ लिख लिया करते थे, लेकिन बचपन से ही हमको गज़ल गोई का बेइंतहा शौक रहा, और उसके लिए अगर सबसे पहला कोई फनकार है हिंदुस्तान में तो वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब मोहम्मद रफ़ी सिंगर। अच्छा। उनके नगमे बचपन में, यानी 10 साल 12 साल की उम्र में जब थे तो पढ़ा करते थे, और अच्छे मेयारी नगमे पढ़ा करते थे। उसके बाद जब कुछ, तो रफ़ी साहब तो सिंगर थे, वो तो अशआर नगमे लिखते नहीं थे भाई, उनकी नकल करते थे। अच्छा, उनकी आवाज़ की नकल करते थे और जाते वगैरह थे। वैसे तो शकील बदाई उन्हीं के नगमे हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम यहाँ पे एक चीज़ पूछेंगे आपसे राज साहब, आपने कहा कि मेरे पास सनद नहीं है, लेकिन अदबी दुनिया में आपकी पहचान है और ये पढ़े लिखे का ही काम होता है, इल्म वालों का ही काम, इल्म वाले ही कहे जाते हैं जो लोग शायरी में या कुछ लिखते हैं, राइटर हैं। आप तो टीचर के साहबजादे थे, आपके वालिद उस्ताद थे, तो ये क्या हुआ? क्यों आप बचपन में बदमाश बहुत थे, क्या थे? बहुत, बल्कि ये समझ लीजिए आप अच्छा, कि चाहे तो तालीम ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया या फिर हमने ही तालीम को एक्सेप्ट नहीं किया। वही तो, आप तो आपके वालिद ही उस्ताद थे। दोनों किसी ने ठुकरा दिया। मैं अपने खानदान का वाहिद बदनसीब शख्स हूँ, इसका खामियाजा हमको जिंदगी भर मरते दम तक हमको भुगतना होगा। लेकिन आप खानदान में शोहरत भी सबसे ज्यादा हासिल किया, ये भी तो बात है आपकी दुआओं का। अच्छा, ये है तो कहने का मतलब ये है कि साहब हमारे बच्चे भी कोई ग्रेजुएशन से कम नहीं जी, है ना जी। तो मेरा खानदान भी माशाल्लाह से तरह, हम वाहिद आदमी है अपने खानदान में, बदनसीब आदमी है, कभी नसीब में नहीं। हम बहुत सोचते हैं कभी कभी जब हम शायरी की दुनिया में आए तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का सवाल किया, लेकिन हमने कहा कि अगर मैं छुपाऊंगा तो कभी ना कभी तो भांडा फूट जाएगा। बिल्कुल। और एक फनकार अगर छुपा के काम करता है तो उसको नहीं, वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं परवाह मगर रखती है। तो ये जो दिल से बात निकलती है ना, वो अलग कुव्वत रखती है, वो दिल में उतरती भी है। और इस ज़िम्न में और हम शेयर करते हैं, हालांकि इनका है कसीम लश्करी का कि सिर्फ दरसी किताब पढ़ने से जी आदमी दीदार नहीं होता। जी, अभी आपने चूंकि सनत की बात की, तालीम की बात की, तो हमने पहले आपको बताया जी जी कि हमने हर तरह की किताब पढ़ी है जी। हद तो ये है कि रामायण महाभारत भी बचपन में बहुत पढ़ा है। अच्छा, मुताले के लिए हर तरह की किताब पढ़ा। क्या जुस्तजू थी रामायण महाभारत इंग्लिश को छोड़ करके? क्या जुस्तजू रही रामायण महाभारत पढ़ने की? रामायण भारत के वो छोटा छोटा मिलता था ना, और अखबारों में आता था, छोटा छोटा 10 नया पैसा में मिलता था। तो रामायण भारत का उसके में गाना ना किस्सा सब रहा करता था। तो वो भी जो हम लोग 10 पैसे में लिया करते थे, ये फिल्मी किताबों की नाम है, तो उसमें वो सब भी रहता था। तो उसका किस्सा कहानी वगैरह भी सुना, तो उसको भी पढ़ लिया करते थे, उनका भजन वगैरह भी पढ़ लिया करते थे। तो इस तरीके से हमको सब सारी जुबानों से रगबत रही है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़, इंग्लिश हम नहीं जानते और संस्कृत। अच्छा, हम फिर रफ़ी साहब के तरफ आते हैं। तो ये रफ़ी साहब का गाना गुनगुनाते भी थे या सिर्फ उन शायरी में दिलचस्पी थी, या कुछ गाते भी थे? गाते थे, गाते भी थे, बहुत अच्छी आवाज में गाते थे। बल्कि ये कहिए कि हमारे हम उम्र जो साथी थे वो हमको जूनियर मोहम्मद रफ़ी कहते थे। अच्छा। और जहाँ हम बाहर निकलते तो कहते यार ये वाला सुनाओ, वो वाला सुनाओ। आज भी हमारे साथी कुछ हरज़दा है जी, हरज़दा रहते हैं कि तुम ऐसे काहे हो गए यार, और ये वो तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी। तो बात सही है कि हमको इस तरह राग़िब करने वाले, चिरागों की रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई सेहत की वजह से। लेकिन असल में जो हमको अदब की तरफ माइल किया वो मेहदी हसन साहब जी, मेहदी हसन और गुलाम अली। उनसे बड़ा गज़ल का गायक
वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। गुलाम अली साहब और मेहदी हसन। मेहदी हसन से बड़ा, गुलाम अली तो बहुत ही है, ये बहुत कम है, मेहदी हसन का मुकाबला कोई नहीं। मेहदी साहब उनकी जो क्लासिकी है तो उनके नगमे बहुत गाते थे, बहुत नगमे गाते थे। और अदब की जो फर्क, जो अल्फाज के जो बंदिशें हुआ करती थी, जितना हमको उसके में भापने का ये मिला वो हमको कहीं नहीं मिला जी। हम अपने नाजरीन को बता दें, हमारी बातचीत हो रही है हिलाल हमजापुरी साहब से। आपको बता दें कि हिलाल हमजापुरी साहब हमजापुर के हैं और शेरघाटी का हमजापुर जो अदबी नक्शे पर एक हैसियत रखता है, ख़ासतौर से जो कौस हमजापुरी साहब उर्दू दुनिया की बड़ी शख्सियत, नावक हमजापुरी साहब, ऐसे लोग, अहकर हमजापुरी साहब, आपके कई लोग, जो अफसर हमजापुरी साहब, सालिक हमजापुरी साहब हैं, या फिर नैयर हमजापुरी साहब। लेकिन बाद के और हाल के दिनों में अगर कहें आप तो एक बड़ा नाम है इशराक हमजापुरी साहब हैं, आपके उज़ैर हमजापुरी साहब हैं। ये लोग भी हमजापुर को अदबी दुनिया में पहचान बनाए हुए हैं और शोहरत दे रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, इनकी भी बड़ी पहचान है। तो हमारी बातचीत हो रही है हिलाल हमजापुरी साहब से, इनके उस्ताद रहे हैं नावक हमजापुरी साहब। सर, ये जब आप लिखना शुरू किया था तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इस्लाह लें, क्योंकि आपके यहाँ तो शायरों का ख़जाना था, सारे आपके रिश्तेदार भी और सब लोग यहाँ पे भरे पड़े थे शायर। तो कैसे फिर अपने आप को एक शायर के तौर पे कैसे ये किया, अपनी पहचान मजबूत किया? देखिए, जिस वक्त हम रफ़ी वगैरह के नगमे गाया करते थे या मेहदी हसन के गज़लें गाया करते थे, तो करीब करीब मेरा मिजाज जो है वो अदबी बन चुका था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ सिर्फ हमसे हो जाएगा या हो गया, या वो इत्तेफाक था कि एक मुशायरा औरंगाबाद में था। वो लगता है कि आज से 2500 साल पहले हुआ था। काफी होता था हर साल औरंगाबाद में। लोग टेप रिकॉर्डर लेके जाते थे तो मुशायरे में और रिकॉर्ड करके लाते थे। तो उसके में खुमार बारामती साहब भी आए थे, तो चूंकि बड़े शायर थे उनकी वजह से खुमार बारामती उसमें हम भी गए थे। अच्छा, तो हकीकत ये है। तो पढ़ने का मौका मिला था आपको? नहीं। अच्छा, सब शायरी भी नहीं करते। अच्छा, ये तो खुमार साहब की शायरी ने मुझे इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया कि जब मैं रात में 12-1 बजे 2 बजे जब वहाँ से ख़त्म हुआ, 2-2:30 बजे 3 बजे, जब हम लोग वहाँ से लौटे तो उन्हीं की ज़मीन पर एक टूटी फूटी दूसरी भी गज़ल हो गई हमसे जी। गज़ल मुकम्मल गज़ल नहीं थी, लेकिन टूटी फूटी हो गई। तो कुछ लोगों को देखा तो कहा कि हाँ यार, ऐसे वैसे ये वो, तुम कोशिश करो, ये करो, हो सकते हो ये। लगे रहे जी, लगे रहे। इसी इत्तेफाक में फिर हम, जो हमारा उठना बैठना हुआ करता था, ये हकीकत है कि हमारी बैठक या हमारे जो साथी वगैरह मिलने जुलने वाले थे, ये सब बाअदब लोग थे, पढ़े लिखे जी। उन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना सोहबत का असर भी। हाँ, सोहबत का बहुत बड़ा असर रहता था। उसमें 1-2 शायर भी हुआ करते थे जो हमको और भी चाहते थे कि हाँ यार तुमसे हो जाएगा, करो। हर लोग कहने में जुस्तजू करते रहे, कुछ आई पुख्तगी, उसके बाद उन लोगों ने हाथ खींच लिया कि भाई अब हमारे बस का रोग नहीं है, अब तुम किसी अच्छे उस्ताद को पकड़ लो। तो हम भी कहा कि अब ये तो लोगों ने तो लगता है कि हमको बीच मझधार में ला करके छोड़ दिया है, इतना लिख भी चुके। खैर लेकर नावक साहब के पास गए तो थरथराते हुए गया कि नावक साहब पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन खैर डांट सुनना पड़ेगा। खैर गया कहेंगे, लेकिन बड़े प्यार से मैंने कहा कि बैठो। तो यह हुआ, कहा कि यही सब कुछ किया है, तो थोड़ा आसानी की ज़रूरत है, थोड़ा हमारी सलाह कर दीजिए। कहीं ठीक। खैर उन्होंने ले लिया, ले करके उसके बाद देखा होगा, उसके बाद कहा कि जाओ 2-3 दिन के बाद आओ। तो जो कॉपी में लिखा हुआ था दे दिया। तो
देखा तो उसके में उन्होंने जो इस्लाह जो की, तो करीब करीब हम समझते हैं कि 70% हमारे अशार उसके में सही थे। 25-30% उसके में अशार जी गलत। बहुत बड़ी बात है ये कि और गलत थे, मतलब ये कही है, जाहिर है उस्ताद के पास हाँ, किसी की भी गजल चली जाए तो उसमें अच्छे अच्छों में कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। जी, और वो माहिर वो भी उस्ताद में भी उस्तादों के उस्ताद और वो सबकी वो तरफ होती है, तो क्या कहा जाए। खैर, तो उससे थोड़ा सा धारस मिली, तो उन्होंने हौसला भी दिया कि ठीक है बाबू, मस्त करते रहो, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। करते रहे जी, करते रहे, अल्लाह का करम है कि कुछ कह देते हैं। स्टेज का मिलना कैसे शुरू हुआ फिर? जैसे आप स्टेज पर मुशायरों में जो पढ़ने लगे, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहली बार? जी, गांव से ही हुई। अच्छा, निशस्त में? हाँ, निशस्त में हुई। वो जब कुछ लिखे लगे तो यहाँ अफसर साहब वगैरह मुशायरा करवाते थे, तो लोग ने भी कहा कि अरे भाई भी कुछ लिखते हैं, इनकी भी सुनिए जी। और एक और यहाँ प्रोफेसर साहब आए थे, वो चले गए बेचारे, देखेंगे नाज़मी साहब, ये वो चूँकि मकाला वगैरह लिखते थे, नज़में वगैरह भी लिखते थे, वो भी अदबी आदमी थे, प्रोफेसर थे, वो बड़े अच्छे आदमी। तो वही प्रोग्राम किया करते थे 2 महीने 3 महीने पर 4 महीने पर, तो उसके में भी हम लोग पढ़ने लगे। फिर इसके बाद ये हुआ कि कुछ गैर मुस्लिम हजरात में ये अहमस और मदनपुर और औरंगाबाद, यहाँ के कुछ लोगों को मालूम हुआ, तो इन लोगों ने हमसे ताल्लुक़ किए, हमसे रब्ता किया। उसके बाद कि चलिए कभी सम्मेलन है, ऐसे है वैसे है। तो हम अहमस भी गए, मदनपुर भी गए, और गुरुआ भी गए। इस तरीके इतराफ के जो तो बड़ा स्टेज कब मिला जिसमें बड़े बड़े शायर हों? बड़े उतना बड़ा स्टेज तो एक मतलब हम लोगों ने मुशायरा किया था, ऑल इंडिया मुशायरा, आपको मालूम होगा जी, कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में किया था। तो बहुत बड़े बड़े, हाँ, वो बड़े बड़े तो उसी में जी। उसके बाद जो बड़ा मुशायरा एक हमने किया था, वो आपको टिकारी में, टिकारी में जी। तो उसमें बड़ी पुजीराई हुई थी। उस वक्त हमने वो एक नज़्म लिखा था, कहूँ मैं कैसे देश महान ये मेरा भारत हिंदुस्तान, जय जयकार पाजुबार, ये देखो ऋषि मुनि का प्यार, सजा के चले गए संसार, करो भारत माता से प्यार, कहे गांधी जी का गफार वगैरह। जो गैर मुस्लिमों ने किया था, उसके में गैर मुस्लिम भी थे, शायर भी थे और कवि भी थे। अच्छा मुशायरा था, बड़े बड़े लोग उसके में थे। तो वहाँ ये हुआ। तो इसके बाद लोकल में होता था, गया में राही वगैरह करते थे, तो हमेशा जाते करते। अच्छा, ये आपकी तख्लीक जो है वो रिसाले में किस किस रिसाले में छाया हुआ, या रेडियो पर भी आप आए, क्या मौका मिला? हाँ, रेडियो पर तो आए जी, रेडियो पर आए, लेकिन फिर हमारी जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो 2-3 मरतबा हम नहीं जा सकते। एक ही दो मरतबा लगता क्या गया, 2 मरतबा गया। और जहाँ तक आने का, तो मेरी तकलीफ आपको ये नारंग ख्याल में आपको पासबान, गुलबन, कोहिसार, पालिका समाचार, पासबान, आजकल, नई दुनिया, फारूकी तंजीम, राष्ट्रीय सहारा वगैरह वो। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपको उस वक्त लोग कहते थे जूनियर रफ़ी, एक बार अगर उन यादों को हम भी अपने नाजरीन के लिए कहें कि फिर से फ्लैशबैक में चली जाइए पुरानी यादों में, और एक बार 2 लाइन गुनगुना दीजिए जी। देखिए, अब ये तो ऐसा है कि अब क्योंकि किसी भी गायकी के लिए सांस का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रॉब्लम नहीं है हमको जी, सांस का ही जी। तो दिक्कत तो होगी, हाँ, लेकिन बहरहाल जी। तो अब हम कौन सा का कोई गाना तो हमें याद, थोड़ा सा बस आपकी यादों को हम कुरेद रहे हैं, जो दिल चाहे आपका। मेरे इश्क
का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों हरदम। चलिए जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पसंदीदा शायरों में किनको मानते हैं? आपको कौन लगता है जो आपने खुमार बाराबंकी से कहा कि मुतासिर होकर लिखना शुरू किया, ऐसे जो जितने शायर हैं उनमें आपको मुतासिर कौन करते हैं? मुतासिर अगर सबसे ज्यादा हमको किया तो कुमार बाराबंकी सर। जी, इनके अलावा इनके अलावा जी, इनके अलावा देखिए बरेलवी क्या नाम, हाँ, वसीम बरेलवी। वसीम बरेलवी सर, ये दो तीन शायर जी। बहुत ज्यादा। हम अपने नाजरीन को बता दें कि हमारी बातचीत हो रही है हिलाल हमजापुरी साहब से, बहुत सारी यादों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अदबी दुनिया में इनकी पहचान रही है, इन्होंने कोशिश करके जद्दोजहद करके इल्म और अदब को हासिल किया। हिलाल साहब चाहेंगे कि कोई गज़ल आपकी जो है वो हमारे नाजरीन को? नए अशार है कुछ, जी, क्योंकि मुसलसल तबीयत खराब रहती है इसलिए जी, अब तो कहने उन्हें में बहुत दिक्कत हो गई है, जी, जी, लेकिन फिर भी कुछ हो जाते हैं दो चार अशार, जी, तो चंद मुतफर्रिक अशार सुनाता हूँ, जी, मुलाजा कीजिए। जी। अच्छा। अगर मैं रूठ जब भी जाता, अगर मैं रूठ भी जाता तो मना लेती थी, अगर मैं रूठ भी जाता तो मना लेती थी, गोद उठा लेती थी, आंचल में छुपा लेती थी, जी। और जब कभी बर्फ चमकती थी मेरे आंगन में, माँ मुझे अपने कलेजे से लगा लेती। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। जी। जब कभी बर्फ चमकती थी मेरे आंगन में, माँ मुझे अपने कलेजे से लगा लेती थी। बहुत अच्छा। जी, जी। और विचार विश्लेषण करता हूँ कि कितनी दुनिया उदास लगती है, कितनी दुनिया उदास लगती है, कितनी दुनिया उदास लगती है, जैसे कब्तुल हवास लगती है, और आसमां उस घड़ी बरसता है जब समुद्र को प्यास लगती है। वाह 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 वाह, आसमां उस घड़ी बरसता है जब समुद्र को प्यास लगती है। क्या बात, बहुत खूब। हाँ, और वो संगीत और उदास लगती है। जी। कहीं भी साबितो सालिम नहीं हूँ, जी। कहीं भी साबितो सालिम नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जालिम नहीं हूँ, वाह, अभी तो फैसला आना है बाकी, अभी मुल्जिम हूँ मैं मुजरिम नहीं हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी अभी तो मुल्जिम हूँ, मुल्जिम हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। जब वाह, तक फैसला नहीं आता तब तक हम मुजरिम कैसे कहेंगे जी। उसका? तो अभी मुजरिम हूँ। कि कितना परवर तलाश करते हैं, कितना परवर जी। तलाश करते हैं, खैर में शर तलाश करते हैं। खैर और शर सुना है ना? जी, जी। खैर में शर तलाश करते हैं, और आग पहले तो लगा देते हैं फिर समुद्र तलाश करते हैं। वाह 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 वाह, आग तो पहले लगा देते हैं फिर फिर समुद्र तलाश करते हैं, है ना? बिल्कुल। चंद अशार जी। समापन वाली। अच्छा जी। सारी खुदाई सारा जमाना तेरे पास, सारी खुदाई सारा जमाना तेरे पास, कुदरत का अनमोल खजाना तेरे पास। वाह, सारी खुदाई सारा जमाना तेरे पास, कुदरत का अनमोल खजाना तेरे पास, आते जाते शक करते हैं हम पर लोग, आते जाते शक करते हैं हम पर लोग, कौन करे अब आना जाना तेरे पास। वाह वाह वाह, क्या बात है ना? कौन करे अब आना जाना तेरे पास। आते जाते शक करते हैं हम पर लोग, कौन करे अब आना जाना तेरे पास,
और क्या कहती है खल्क खुदाई है साफी, दुनिया का सारा मैं खाना तेरे पास। वाह, क्या बात। क्या कहती है खल्क खुदाई है साफी, दुनिया का सारा मैं खाना तेरे पास। और कौन सुनेगा रिंदों की फरियाद हिलाल, तेरी कहानी तेरा फसाना तेरे। वाह 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 वाह, दोबारा इरशाद, ये मक्ता जो है। कौन सुनेगा रिंदों की फरियाद हिलाल, तेरी कहानी तेरा फसाना तेरे पास। वाह 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 वाह, तेरी कहानी। तो नाज़रीन, हम हिलाल हमज़ापुरी की कहानी और फसाना से रूबरू करा रहे हैं आपको, कुछ अशार सुना रहे थे। सर, अभी जो उर्दू अदब की हालत है, जिस तरह से उर्दू लोग पढ़ना चाहिए वो पढ़ भी नहीं रहे, और अदबी दुनिया तो बहुत दूर की बात होती जा रही है। अब अदबी दुनिया से लोगों का लगाव बहुत कम हो गया। उर्दू अदब, लिटरेचर, चाहे हिंदी अदब हो, उर्दू अदब हो, लोग अब उससे दूर हो रहे हैं। आगे क्या लगता है आपको, क्या क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू एक ऐसी जुबान है कि यह मौत इसको नहीं आ सकती जी। अगर इसको मौत आ गई तो एक जुबान ऐसी भी है जो गूंगी बहरी हो जाएगी, नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आधे से आधा से ज्यादा उसकी उर्दू है ना। ये अलग सी बात है कि लिखी पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन बोली जरूर जाएगी, और जब बोली जाएगी तो कभी ना कभी ऑक्सीजन उसको मिलता रहेगा। लेकिन बदनसीबी है, बदनसीबी ये है कि हकीकत देखिए इमरान भाई, लोग उर्दू को हासिल करना मायूब समझ रहे हैं ज़माने में। आप भी हक तलफी हो करने के लिए एक आदमी तैयार है, और आप भी उसके सारा बसाना खड़े हुए। आप डट के क्यों नहीं खड़े होते? कितने लोग हैं जो उर्दू के हक के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े अदीब है साहब, बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है दुनिया में हर चीज, हर मसाइल के लिए। ये आपकी जुबान है, आपकी तहजीब है, ये कहाँ जा रही है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे है कि नहीं? आज पूरी दुनिया, पूरा इंडिया के जितने भी बड़े बड़े अदीब फनकार हैं, इन लोग को एक होकर के एहतजाज करना है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं। लगता है कि लोगों के पास खाली हो जाए। बहरहाल उर्दू का एक अखबार हर घर में जाना चाहिए, और बच्चों को ये हम पैगाम देना चाहेंगे कि बच्चों को कम से कम उर्दू अखबार जरूर पढ़ाइए। हम चलते चलते अपने क्या दिल की बात कहेंगे, अपना जो ज़िंदगी का सफ़र रहा, जो ये अदबी सफ़र रहा आपका, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल की क्या आवाज़ है? क्या खोया क्या पाया ज़िंदगी के सफ़र में? देखिए, जिंदगी के अदबी सफर में पूछ रहे हैं या हमारी निजी जिंदगी सफर में? दोनों में मान ले तो अदबी जिंदगी जो है, अदबी जिंदगी में जो आप लोगों ने इज्जत दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। बाकी दूसरी जिंदगी के बारे में ही है ना, तो नाकाम। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। हमने माफ़ी चाहते हैं, हमने कुछ कुरेदा आपकी यादों के पन्ने को पलटा, आपको मतलब जो शुरुआत थी आपकी, वहाँ से आपके सफ़र को लेकर कुछ हम अपने नाजरीन को बता दें कि जो फ़नकारों की ज़िंदगी होती है, और जो अदीब, फ़नकार, शायर, ऐसे लोग जो रोशनी फैलाते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा, ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि जो रोशनी फैलाते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके नज़दीक अंधेरा होता है। बहरहाल यही दुनिया है, यही सफ़र है। हम बातचीत कर रहे थे उर्दू अदब में अपनी पहचान रखने वाले हिलाल हमज़ापुरी साहब से। आपने हमारी बातचीत सुनी। हमारे कमेंट बॉक्स में आप इनके ताल्लुक़ से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर कहें। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।